देखिए जो आज का चैप्टर है, चैप्टर नंबर है 13 समुद्री व्यापार। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 समुद्री व्यापार, पेज नंबर 275 275 आपका पेज नंबर है। इसमें आ जाओ 13.2 यानी 13.2 में आ जाइए, दिल्ली सल्तनत के अधीन समुद्री व्यापार। ये दिल्ली सल्तनत के अधीन जो समुद्री व्यापार होता था उस पॉइंट को आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के अधीन जो समुद्री व्यापार है उसमें देखिए, देखो सिंपल सा क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, कोई बीच में बोलना मत, ठीक है, कि बार बार क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मत बोलना, क्योंकि सारा इसलिए देखो मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत के अधीन समुद्री व्यापार को समझाइए। यानी जब दिल्ली सल्तनत काल चल रहा था 1206 से लेकर के 1526 तक, तो इस समय में जो समुद्री व्यापार होता था, यानी समुद्री मार्गों से जितना भी ट्रेड होता था, जितनी भी व्यापारिक गतिविधियां चलती थी, वह कैसे थी, तो कैसे होता था। तो इसमें जब हम शुरू में भूमिका लिखोगे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 से लेकर के 1206 में हुई और जो कि 1526 तक चली, इस समय तक समुद्री जो व्यापार होता था उसके बारे में निम्नलिखित बातें, यानी दिल्ली सल्तनत में अगर देखेंगे जो समुद्री व्यापार है वह काफ़ी समृद्ध हो चुका था, काफ़ी फल फूल गया था। यानी समुद्री जो व्यापार था उसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया था और समुद्री व्यापार से दूसरे देशों में क्या होता था, खाने पीने की चीज़ें, रेशम हो गया, कपड़ा हो गया, या भारत के जो मसाले थे उन चीज़ों का क्या होता था, आयात व निर्यात चल रहा था। यानी समुद्री व्यापार जो था वह काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतर हो गया था। पॉइंट नंबर पहला रहेगा समुद्री और तटीय व्यापार। ध्यान रखना इस बात को, कई बार क्या बोलते हैं, इस वर्ड यूज करते हैं तटीय। तट का मतलब होता है कि समुद्रों के इलाकों को बोलते हैं। जब भी आपको आया कि भारत में समुद्री व्यापार बताइए या भारत में आप तटीय व्यापार के बारे में बताइए, तो आपको समुद्री व्यापार वही उसी को हम तटीय व्यापार बोलते हैं। पहली हेडिंग क्या रहेगी, समुद्री और तटीय व्यापार। ध्यान रखिए, सबसे पहले हम समुद्री व्यापार को देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। खिलजी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में गुजरात के मिलने से, यानी जब दिल्ली सल्तनत को खिलजी ने जीता, जब खिलजी का शासनकाल चला और इसमें विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात को इलाकों को जीत लिया। अब मान लीजिए कि दिल्ली के आसपास तो कोई समुद्र का इलाका है ही नहीं। जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात को जीता, यानी गुजरात क्या था कि समुद्री इलाका है, वहाँ से क्या हो सकती है, तभी तो समुद्री व्यापार होगा। आप हरियाणा में रहकर के कहाँ से समुद्री व्यापार करोगे, यानी जब आपके पास कोई समुद्री इलाका होगा, समुद्री राज्य होगा, तभी तो आपके यहाँ पर समुद्री व्यापार शुरू होगा, नहीं तो आपके राज्य में समुद्री व्यापार कहाँ से होगा। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि दिल्ली सल्तनत में जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को विजय कर लिया, और तब क्या होता कि समुद्री व्यापार से कह सकते हैं गुजरात के मिलने से सल्तनत और फारस की खाड़ी तथा लाल सागर के बीच में व्यापारिक संबंध बढ़े। बंगाल की खाड़ी का मतलब होता है कि दिल्ली के सुल्तानों ने गुजरात को जीत लिया, तो कह सकते हैं कि गुजरात से तटीय व्यापार हुआ, यानी कह सकते हैं कि समुद्री व्यापार स्टार्ट हुआ। दूसरा, जब उन्होंने बंगाल भी क्या रहा, दिल्ली सल्तनत का पार्ट रहा, तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल से भी। दूसरा, लाल सागर का मतलब होता है कि जो ये आपका जो इलाका है, मान लीजिए ये अफगानिस्तान का जो इसमें है, जो हिंद, ये लाल सागर, इसी को बोला, प्रशांत महासागर को ही बोला जाता है लाल सागर। ठीक है, इसी को बोला जाता था यहाँ से क्या, यानी तीन तरफ से कह सकते हैं। पहला गुजरात वाले इलाके से समुद्री व्यापार है, दूसरा बंगाल की खाड़ी से, तीसरा लाल सागर जिसे हम फारस की खाड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी, क्योंकि गुजरात फारस की खाड़ी और लाल सागर से व्यापारिक केंद्रों से जुड़ा हुआ था। फारस की खाड़ी से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए बसारा और हुजुम बंदरगाह प्रमुख थे। यानी फारस की खाड़ी के लिए अगर गुजरात तथा फारस की खाड़ी में देखोगे तो मेन जो बंदरगाह थे, बसारा एक बंदरगाह था जो प्रमुख केंद्र था। लाल सागर में अदान, मोचा और ये जो बंदरगाह थे ये गुजरात के महत्वपूर्ण केंद्र बने। यानी गुजरात में भी देखोगे तो गुजरात में प्रमुख क्या थे, बंदरगाह थे। दूसरा, अरब की बंगाल की खाड़ी में भी जो बंदरगाह थे वो प्रमुख। यानी दिल्ली सल्तनत में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर जो समुद्री व्यापार, समुद्री जो ट्रेड हो रही है वो गुजरात और बंगाल की खाड़ी और दूसरा आप कह सकते हो कि अरब सागर, जिसे हम बोलते हैं अरब सागर कह लीजिए, या आप कह सकते हैं जिसे लाल सागर, वहाँ से क्या हो रही थी, पूरी की पूरी व्यापारिक और इसमें जो केंद्रों में यानी समुद्री व्यापार हो रहा था। इन बंदरगाहों से एक और तो माल जो
क्या अन्य देशों में जाता था। कौन देशों में अगर देखोगे तो अपोलो पहुंचता था। दूसरी ओर अन्य देशों में भी इसको देखो, व्यापारिक केंद्र से कहाँ पर, भूमध्य सागर से, यानी जो भूमध्य सागर से मार्ग ये पूरा, यानी क्या जो पूरी जो ट्रेड होती थी ये पूरे यूरोप तक होती थी। यानी गुजरात की, अगर गुजरात से अगर कोई भी गुजरात के बंदरगाहों से जो पूरी ट्रेडिंग होती थी वह क्या होती थी हमारी, पूरी कहाँ तक जाती थी, यूरोप तक। यानी यूरोप तक ये पूरा जो व्यापार था वो फैला हुआ था। ठीक है, समुद्री व्यापार यूरोप तक फैला हुआ था, जिससे यूरोप तक के भारत की जो चीज़ें, जैसे चीज़ों में जैसे आप देखोगे मसालों का है, कपड़ों का है, दालों का है, इन चीज़ों का व्यापार बहुत ज़्यादा हो रहा था। और इससे माल गुजरात के बंदरगाहों से पूर्वी की ओर, और माल जो होता था वो कहाँ पर जाता था, इंडोनेशिया द्वीप समूह, और वहाँ तक अस्थायी चीन तक ये जाता था। यानी इसका पूरा जो व्यापार होता था इंडोनेशिया और विशेषकर यूरोप के जितने भी देशों हैं उनमें क्या होता था, समुद्री व्यापार से व्यापार हो रहा था। गुजरात से मलक्कल को मुख्य रूप से रंगीन कपड़े, यानी गुजरात से क्या होता, मलक्कल जो जाता था भारत से क्या जाते थे, रंगीन कपड़े। रंगीन यानी पहले क्या होता कि जो कपड़े बनते थे उसमें कलर्स नहीं होते थे, लेकिन बाद में फिर प्राकृतिक कलर, फिर सिंथेटिक कलर का यूज होने लगा कपड़ों में। कलर जो कपड़ों का व्यापार होता था वह रंगीन कपड़ों का व्यापार हो रहा था। निर्यात किए जाते थे जो खंभात और गुजरात के अन्य शहरों में बनते थे। यानी जो कपड़ों का जो व्यापार होता था, आपको ऐसे भी पता होगा कि गुजरात जो है कपड़ों में काफ़ी आगे। आपने सूरत का नाम सुना होगा, अहमदाबाद का नाम सुना, प्रेजेंट टाइम में भी सूरत और अगर देखोगे सूरत और अहमदाबाद कपड़ों के प्रमुख केंद्र बने हुए भारत में अभी भी। तो उस समय भी क्या था कि गुजरात के जो इलाके थे, अहमदाबाद या सूरत का जो इलाका था वहाँ पर रंगीन कपड़े बनते थे, और वो रंगीन कपड़े कहते थे कि निर्यात किए जाते थे मलक्कल में। इसकी क्या, रंगीन कपड़ों की बहुत मांग थी। गुजरात के व्यापारी इन स्थानों से मसाले लेकर के जाते थे, यानी मसालों का भी व्यापार अच्छा खासा हो रहा। पुर्तगालियों के एशिया में समुद्री प्रदेश में रंगीन कपड़ों के बदले मसालों का व्यापार होता था। यानी जब भारत के यहाँ पर व्यापारी जाते थे तो यानी हम लोग क्या करते थे, उनको रंगीन कपड़े देते थे या मसालों का भी व्यापार हो रहा था। भारत से अगर समुद्री व्यापार में मुख्य रूप से क्या लिखोगे, रंगीन कपड़े, यानी कलरफुल जो कपड़े होते थे वो, और मसालों का व्यापार मुख्यतः बना रहा। वार्थम जो कि इटली का यात्री था, अब हमें एक इतिहासकार के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। एक इतिहासकार हो क्या कहता है, इटली का एक यात्री बताता है, ध्यान से सुनिएगा। 16वीं शताब्दी के प्रथम दशक में वह भारत आया था। इटली का एक यात्री है, वह क्या भारत आया था, उसने क्या बताया, वह लिखता है कि खंभात के बंदरगाहों से विभिन्न प्रदेशों को लगभग 300 जहाज, यानी गुजरात के बंदरगाहों से विभिन्न देशों के लिए, विभिन्न प्रदेशों के लिए लगभग 300 जहाज जो थे वह आते जाते थे। यह भी बताता है लगभग 400 तुर्की व्यापारी दूर में रहते थे, यानी लगभग 400 जो व्यापारी होते थे वहाँ पर। हेलो, देखो लगभग 300 जहाज़ें प्रतिवर्ष आती और जाती थी। यह भी बताता है कि गुजरात के आसपास के जो समुद्री इलाके हैं वहाँ पर जो व्यापारी जहाँ पर रहते थे उनके बना, जैसे आज हम होटलों में रहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा अगर कोई व्यापारिक केंद्र होगा प्रेजेंट टाइम में, तो व्यापारी जब आए जाएंगे तो व्यापारिक जो केंद्र होगा वहाँ पर जो होटल्स रहेंगे, द्वीम उसे बोला जाता था, वहाँ पर क्या वो लोग निवास करते थे, लगभग 400 से ज़्यादा। ठीक है, इमाइल खान के दरबार का इतिहासकार लिखता है कि प्रतिवर्ष मालाबार और खंबात से ईरान में लगभग 10,000 घोड़े लाए जाते थे, और लंबे समय तक जो व्यापार होता था उसमें अगर देखोगे तो घोड़ों का व्यापार बहुत ज़्यादा होता था, जो कि ईरान के क्षेत्र से होता था। यानी घोड़े भी जो थे वो जहाज़ों में लाए जाते थे, यानी किसमें, समुद्री जो जहाज़ होते थे उनमें घोड़ों को भी लाया जाता था, और बड़ी संख्या में जो जहाज़ों में घोड़े भी लाए जाते थे। घोड़ों का भी व्यापार कहाँ से होता था, ईरान के क्षेत्र से। ठीक है, भड़ौच में सिक्कों के भंडार के लिए दिल्ली सल्तनत ने सिक्कों के पास में मिस्र, सीरिया, ईरान, यानी भड़ौच आपने प्रेजेंट टाइम में भी नाम सुना। गुजरात में एक भड़ौच है, समुद्री व्यापार का आज भी भारत का प्रमुख बंदरगाहों में से भड़ौच है। भड़ौच में क्या होता था कि जो दूसरी देश से जो स्वर्ण मुद्राएं आती थी, विदेशी जो सिक्के आते थे, वहाँ पर क्या होते थे, इनकी ढलाई की जाती थी। ठीक है, सोने और चांदी के सिक्के मिले हैं जो कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर आते थे। यानी अगर देखोगे जो सिक्के कहाँ से आते थे, मिस्र है, सीरिया है, यमन है, इन देशों से क्या होते थे, जो सिक्के होते थे वह बड़ी मात्रा में आते थे। जैसे भड़ौच में सिक्के जो आते थे, भंडारण उनको किया गया था, एकत्रित किया गया था, जो कहाँ से आते थे, मिस्र देश से आते थे, ईरान, यमन, सीरिया यहाँ से आते थे। बंगाल के बंदरगाहों में चीन या मलक्कल और सुदूर पूर्वी से व्यापारिक संबंध भी बने होता।
देखो सूती वस्त्र जो होता था, शक्कर और रेशम का जो हमारा व्यापार था वो बंगाल के केंद्र से होता। ध्यान रखो, गुजरात वाला जो हमारा इलाका है, यहाँ से रंगीन कपड़े और मसालों का व्यापार होता था। और जो बंगाल की खाड़ी यानी बंगाल का जो हमारा इलाका, वहाँ से किस चीज़ का व्यापार होता था? वहाँ पर सूती कपड़े, शक्कर और रेशम का व्यापार होता था। ठीक है। एक इतिहासकार यहाँ पर बताते हैं, कहते हैं लगभग 50 जहाज वस्तुएं लेकर के ईरान के विभिन्न स्थानों पर आती जाती थी। लगभग 50 जहाजें जो होती थी ईरान के क्षेत्र से उनको क्या हो रहा था? व्यापार हो रहा था। इन सीपों का उपयोग बंगाल, बिहार, उड़ीसा के सिक्कों के रूप में किया जाता। बड़ी संख्या में सीपें भी, समुद्री सीपें भी आयात की जाती थी, जिनका उपयोग कहाँ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों में किया जाता था। सिंध समुद्री व्यापार का अन्य केंद्र था। हमारे जो सिंध का प्रदेश है, वहाँ से भी मैंने बताया कि वहाँ से भी फारस की खाड़ी लगती है। ठीक है, तो फारस की खाड़ी से भी क्या हो रहा था? समुद्री व्यापार हो रहा था। यह भी एक केंद्र बना हुआ था। यहाँ का प्रमुख बंदरगाह था दुबैल था। ठीक है, इस क्षेत्र के व्यापारिक संबंध लाल सागर की अपेक्षा फारस की खाड़ी के बंदरगाहों से अधिक था। सिंध प्रदेश में जो व्यापार होता था, यानी जो हमारा सिंध या लाल सागर या कह सकते हो कि जो फारस की खाड़ी है, वहाँ पर किस चीज़ का व्यापार होता है? ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर विशेष किस्म के कपड़े, किसका? विशेष किस्म के कपड़े, दूध से बने पदार्थ, यानी दूध से जो पदार्थ बनता था उसका, और जो क्या था? कपड़े, इसका निर्यात आफिक होता था। दूसरा, फिश यानी मछली का भी व्यापार हो रहा था। ठीक है, जो आपका हमारा जो व्यापारिक केंद्र था, कौन सा? जो मैंने आपको दुबैल बताया, कौन सा व्यापारिक केंद्र है? सिंध का जो व्यापारिक केंद्र था, वहाँ से मछली का व्यापार होता था, दूध के बने पदार्थ जो होते थे, और अच्छी किस्म के कपड़ों का व्यापार हो रहा था। अब हम देखेंगे तटीय व्यापार कौन कौन सा होता था। अगली आप जो हेडिंग डालोगे, तटीय व्यापार। ठीक है, ध्यान से सुना। हम अगला क्या रहेगा? तटीय व्यापार में ध्यान से सुनिएगा, तटीय व्यापार कौन कौन सा होता था? सिंध से लेकर के बंगाल के बीच में गुजरात, मालाबार, कोरामंडल के तट थे। यानी जैसे हमारा तट कौन कौन सा था? गुजरात है, मालाबार है, कोरामंडल, ये विशेष तट थे। अगली जो हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी? तटीय व्यापार। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर लिखेंगे तटीय व्यापार को, तो यहाँ पर देखिए तटीय व्यापार जो रहेगा पेज नंबर 278 पे है। ठीक है, तटीय व्यापार, इसमें तटीय व्यापार के कौन कौन से हैं? गुजरात, मालाबार, कोरामंडल के तट थे। इससे विभिन्न क्षेत्रों में माल को तटीय शहरों में विनिमय को मौका प्राप्त होता था, जो कि स्थलीय मार्ग से जाता था। देखो क्या होता था, मान लीजिए कि हमें कोई वस्तु है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हमें कोई वस्तु गुजरात के मार्ग से यूरोप तक भेजनी है, तो हमें क्या करना पड़ता था कि उनको गुजरात के मार्गों तक पहुंचाना भी तो पड़ेगा। तो मुख्य रूप से जो हमारे तटीय व्यापार था, उसमें किन चीज़ों का आयात होता था, निर्यात होता था। अब लिखोगे आयात और निर्यात किन वस्तुओं का होता था? जो हम सबसे ज़्यादा आयात और निर्यात करते थे, उसमें घोड़ों का आयात बड़ी संख्या में होता था। तो आपकी हेडिंग क्या बनेगी? घोड़े। तो इसमें एक हेडिंग बना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता था? घोड़ों का व्यापार ज़्यादा होता था। इसमें आयात निर्यात में बताओगे, भारत में आयात की दो प्रमुख वस्तुएं थी। जो आयात होता था वह दो चीज़ों का ही आयात होता था। किसका होता था? घोड़ों का आयात ज़्यादा होता था। ठीक है, तो घोड़ों में क्या थे? घुड़सवार सेना के घोड़ों की आवश्यकता थी। देखो भारत में क्या था कि भारत में अच्छी किस्म के घोड़े नहीं मिलते थे। अब मान लो कि तुम कोई युद्ध लड़ रहे हो, अब बीच में घोड़ा फेल कर गया तो युद्ध कैसे जीतोगे? अरे जब तुम्हारे पास घोड़े हाथी अच्छे नहीं रहेंगे तो युद्ध को और किसी भी युद्ध को कैसे जीता जाएगा? इसलिए क्या होता था कि उसमें कि जो घोड़ों का जो व्यापार था वो अच्छा खासा होता था। इसका क्या होता था? आयात किया जाता था, क्योंकि भारत में अच्छी किस्म के घोड़े नहीं पाए जाते थे। और भारत में जो घोड़े आते थे वो घोड़े अरब से आते थे, ठीक है, जो अरब से आते हैं। और भारत की जलवायु घोड़ों के बहुत ज़्यादा अनुकूल भी नहीं होती थी। मुख्यतः जो जोफर है, यमन, किस और हुजूम अदान से घोड़े आयात किए जाए। यानी बड़ी संख्या में अगर आप देखोगे तो ईरान के क्षेत्र से भारत में घोड़ों का क्या किया जाता था? आयात किया जाता था बड़ी संख्या में। क्योंकि देखो दिल्ली सल्तनत जो सुल्तान है वो घोड़ों का बहुत शौकीन है, घोड़े बहुत ज़्यादा रखते थे। उनको घुड़सवार सेना मुख्य सेनाओं में, अगर मैं हाथी को अगर साइड करोगे तो घुड़सवारों को एक विशेष महत्व देते थे, घुड़सवार सेना को। और सेना का जब युद्ध होगा तो घोड़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। और घोड़े आपके कहाँ से मिलेंगे? वो विदेश से लाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से
एक चीज़ आपने और सुना होगा कि घोड़ों की ये क्या करते थे, उसमें मुहर भी लगाते थे। इससे देखो घोड़ों पर जब आए हमें पता चलता है कि घोड़ों पर भी क्या लगाई जाती थी, ठप्पा लगाया जाता था या घोड़ों को दागा जाता था। इसका मतलब है कि घोड़े अच्छे और खराब होते थे, जो कि सेना को युद्ध लड़ने में बहुत ज़्यादा निर्णायक है। यानी जब आप इसी चीज़ की निशानदेही करें भैया कौन सा घोड़ा खराब है कौन सा घोड़ा सही है, तो इसमें इसका मतलब है कि घोड़े आपके युद्ध में यानी खराब घोड़ों की, यानी भारत में क्या होता था कि भारत के जो सैनिक होते थे ना, ये आपने से भी सुना, ये खराब घोड़े दे देता था, अच्छे घोड़े बेच लेते थे। एक बड़ी समस्या बनी होती है। इसलिए क्या होता था कि विदेशों से बड़ी संख्या में घोड़ों का भी आयात किया जाता। अगला जो आयात हो रहा था वो क्या था, बहुमूल्य वस्तुओं का। ठीक है, अगला जो यहाँ पर आयात किया जा रहा था वो क्या था, बहुमूल्य वस्तुएं। ठीक है, बहुमूल्य वस्तुएं क्या थी उसमें देखिए। ठीक है, देखो विशेषकर चांदी की बहुत अधिक मांग थी। क्या, क्योंकि भारत में खदानों में बहुत कम चांदी प्राप्त होती थी, यानी चांदी भी बाहरी के देशों से भारत में आती थी। साथ ही सिक्कों और विलासता की वस्तुएं। देखो ये जो शब्द आता है आपके लिए, विलासता की वस्तुओं का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें को हम बोलते हैं विलासता की वस्तुएं जो ऐश आराम की चीज़ें हैं, जैसे शराब हो गई या जो सुंदरता को दिखाने वाली जो चीज़ें होती हैं, इन सभी चीज़ों को क्या बोला जाता है, विलासता की वस्तुओं को बोला जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या रहेंगी, विलासता की वस्तुओं में क्या होती हैं, काउंट किया जाता है। ठीक है, जैसे सिक्कों है विलासता की वस्तुएं थी। जैसे जरी आपने सुना होगा कि जरी की साड़ी या जरी का काम बहुत ज़्यादा आता था। कम्बक और रेशम के कपड़ों का भी चीन से, यानी रेशम के कपड़े जो होते थे वह चीन से और इराक से आयात किए जाते थे। यानी भारत में अगर देखोगे तो यहाँ पर भी काफ़ी संख्या में जो होता था कपड़ों का आयात किया जाता था। यूरोप से मूल्यवान और विलासता की वस्तुएं भारत के गुजरात के बंदरगाहों से होकर आती थी। यानी जो विलासता की वस्तुएं थी और कह सकते हो चांदी जो होता था वह बाहर के देशों से गुजरात के जो हमारे केंद्र होते थे वहाँ पर उतरता था और भारत के अलग अलग नगरों में और शहरों में जाता था, जिसको वहाँ पर बेचा जाता था। सल्तनत काल में भारत में मुख्य रूप से अनाज और सूती वस्त्रों का अभी आयात किया जाता था। यानी हमारे यहाँ पर सूती वस्त्रों का देखो, अब देखो हम अभी तक मैंने आपको आयात बताया। ठीक है, यानी हमारे क्या सल्तनत काल में भारत में मुख्य रूप से अनाज सूती वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। अभी हमने आपको बताया कि हम लोग विदेशों से क्या चीज़ें खरीदते थे। अब हम बता रहे हैं क्या चीज़ें भारत में बेची जाती थी। जो समुद्री व्यापार हमारा होता था, हम लोग क्या क्या भेजते थे। पहला क्या था, अनाज, मैंने आपको पहले बताया अनाज है। दूसरा हमारे बड़ी संख्या में मसाले जाते थे। दूसरा सूती वस्त्र या आप कह सकते हैं रंगीन कपड़े या विशेष प्रकार के जो कपड़े होते थे उनको भेजा जाता था। भारत फारस की जो खाड़ी है कि कुछ क्षेत्रों में खाद्यान्न की वस्तुओं के लिए पूर्णतः निर्भर थे। यानी फारस की जो खाड़ी है वहाँ के लोग थे, भारत से जो खाने पीने की चीज़ें जाती थी उस पर बहुत ज़्यादा वो लोग निर्भर थे। दूसरा, दास मध्य एशिया से और ईरान के क्षेत्र से आते थे। यानी दास, भारत में दासों का भी बड़ा एक रुतबा रहा। आपने सुना होगा कि ये जितने भी दिल्ली सल्तनत सुल्तान थे इस दासों का बड़ा व्यापार करते थे। ठीक है, दास जो भारत में आते थे वो कहाँ से आते थे, ईरान से आते थे। ठीक है, ईरान और मध्य एशिया से क्या होते थे, दासों को लाया जाता था। इसके अतिरिक्त बहुत सी अन्य वस्तुएं निर्यात की जाती थी। खंभात के गोदामों में बहुमूल्य पत्थर भी निर्यात होते थे। यानी खंभात जो था, जो मुख्य बंदरगाह था, वहाँ से क्या होता था, बहुमूल्य पत्थर भी निर्यात किए जाते थे। अगला देखो, ये तो रहा। अब इसमें एक आएगा पुर्तगालियों का आगमन। यानी भारत में जो पुर्तगाली व्यापारी आते थे उनके आने से क्या प्रभाव पड़ा उसको हम थोड़ा सा देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगला जो आपकी हेडिंग रहेगी पुर्तगालियों का आगमन। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा पुर्तगालियों का आगमन। ठीक है, पेज नंबर 278 पर ही रहेगा। 13.2.2.3 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 चल रहा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 समुद्री व्यापार। देखो पुर्तगालियों का आगमन। विदेशी व्यापार में भारत में व्यापारियों की भागीदारी नगण्य थी। यानी जो भारत में विदेशी व्यापार होता, ध्यान सुनो, देखो भारत में जो विदेशी व्यापार होता था ना, वो भारत के लोग उसमें बहुत कम इंटरेस्ट लेते थे। यानी जो हमारे लोग थे वो बहुत कम, इसमें जो विदेशी लोग होते थे वो ज़्यादा थे, पुर्तगाली लोग ज़्यादा थे। और विदेशी व्यापार में केवल कुछ लोग थे, जैसे केवल बनिए वर्ग था जो दक्षिण के चेट्टी और भारत के कुछ बसे मुसलमान व्यापारी थे। इसको भी मैंने जब आपको पढ़ाया था मैंने बताया था कि इसको एक टेबल बना लो। टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगी। ठीक है, तो इसमें टेबल बना लेना भाई, जब इसको लिखना होगा एग्जाम में ना, तो टेबल ओबल बना के लिखोगे ना तो आपका जो एग्जामिनर होगा आपको ज़्यादा नंबर देगा। अब मेरी बात एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, ध्यान से सुने ना, कि एग्ज़ाम में ना बहुत ज़्यादा थ्योरी में लिखने से एग्ज़ाम नहीं आता। एग्जामिनर आपको चेक करना चाहता है, एग्जामिनर को आप अपनी
आपको कितना आता कितना नहीं आता है, आपको इसको डायग्राम बना करके, टेबल बना करके इससे आप ज़रूर बता सकते। देखो क्या होता था, जो भारत में जो व्यापार होता था उसमें भारतीय व्यापारियों बहुत कम होते थे, और भारत के कुछ जो बनिया व्यापारी थे, जैसे कौन से भारत के दक्षिण भारत के चेट्टी और भारत में कुछ बसे मुसलमान व्यापारी इसमें भाग लेते थे। व्यापार मुख्यतः अरब व्यापारियों के हाथों में था। भारत में जो व्यापार होता था वह मुख्यतः किसके हाथों में था? अरब के जो व्यापारी थे उनके हाथों में ही रहा। ठीक है, फारस की खाड़ी के संचालन करने वाले व्यापारियों में प्रधान थे, यद्यपि कुछ विदेशी मुसलमान व्यापारी भी जो थे, कुछ हिंदू जो थे वो भी व्यापारिक केंद्रों में लगे हुए थे, बल्कि उनकी संख्या जो थी बहुत ही काफ़ी कम थी। 1498 में पुर्तगाली कालीकट पहुंचे। इसने भारतीय समुद्री व्यापार में शक्ति के तत्व में न, यानी पुर्तगाली जब भारत में आते हैं 1498 में, भारत का जो विदेशी व्यापार था उसमें कह सकते हो कि एक बहुत अमूलचूल परिवर्तन है। यानी जैसे पुर्तगाली भारत में आते हैं, कह सकते हो कि भारत का जो समुद्री व्यापार था उसमें अमूलचूल परिवर्तन आया। जब भारत का जो विदेशी समुद्री व्यापार था उसमें एक प्रकार से अगर देखोगे बहुत ज़्यादा हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। अपने श्रेष्ठ तोपे युक्त जहाज़ों की सहायता से पुर्तगाली ने शीघ्र ही एशिया में अपना व्यापार प्रबुद्ध जमा लिया। यानी जो पुर्तगाली थे उनके पास जो तोपें होती थी वो बहुत अच्छी होती थी, कम से कम समय में वो जो क्या हो सकता है कि अगर कोई चीज़ भेजनी हो, लानी हो तो भेज सकती थी। यानी पुर्तगालियों ने थोड़ी समय में एशिया में जो व्यापारिक केंद्र था और जो समुद्री व्यापार था उन्होंने अपना वर्चस्व जमा लिया। भारतीय समुद्रियों में पश्चिम भागों में स्थित व्यापारिक केंद्रों में इसका प्रभुत्व हो गया। इसने भारतीय व्यापारियों पर अरब हिस्सेदारी बहुत कम कर दी। इससे हालांकि पूर्व में खासकर मलक्कल और भारतीय व्यापारियों को अपना अस्तित्व सुरक्षित रख सकें। यानी क्या होता कि भारत में जब पुर्तगाली आते हैं तो वह भारत में जो व्यापारिक चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा करते लगते हैं कि भारत, यानी पुर्तगालियों ने एक प्रकार से कह सकते हो कि समुद्री व्यापार में अपना वर्चस्व, या जिसे हम कहते हैं झंडे गाड़ दिए उन्होंने एक प्रकार से आने से। यानी उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा थी, उनके पास जो बोटें होती थी, जो जहाज़ें होती थी वह काफ़ी बेहतर थी, और व्यापार उनको समुद्री व्यापार में उनको काफ़ी सफलता हासिल होती है। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा प्राप्त करके अपना मुख्यालय बना लिया। आपने भी सुना होगा कि पुर्तगालियों का लंबे समय तक गोवा पर कब्जा रहा, और समुद्री व्यापार में कहोगे कि जो पुर्तगाली होते थे यही व्यापार करते थे। अगर मैं बताऊँ कि हमारा जो आप लीजिए केरला के क्षेत्र से, केरल से लेकर के अगर बाद में आप जब देखोगे गुजरात तक, यहाँ के पूरा जो इलाका था पुर्तगालियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। बाकी जितने भी भारतीय थे वो बिल्कुल नग्न थे, यानी बिल्कुल उनकी स्थिति जो थी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बचे नहीं थे, इनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। ठीक है, दूसरा पुर्तगालियों ने क्या किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा आक्रामक नीति अपनाई और पूरा जो समुद्री व्यापार था उन्होंने कब्जे में ले लिया। उन्होंने क्या किया, प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर कब्जा कर लिया। अन्य व्यापारी जो सामान लेते जाते थे उनको लूट लेते थे, उनको अपने नियंत्रण में रख लेते थे। जो एक प्रकार से यानी कह सकते हो कि समुद्री व्यापार में जो भारतीय जो समुद्री व्यापार था उसमें एक प्रकार से अगर देखोगे कि पुर्तगालियों का वर्चस्व लंबे समय तक बना रहा। इन नीतियों ने भारतीयों और अरब के बीच में समुद्री व्यापार काफ़ी लंबे समय तक चला। अगला जो आपका रहेगा पॉइंट रहेगा, ये तो दिल्ली सल्तनत का व्यापार था। ठीक है, समुद्री व्यापार। अगला जो रहेगा आपका पेज नंबर 280 पर आ जाइए। ठीक है, क्या रहेगा इसमें रहेगा पेज नंबर 280। ठीक है, पेज नंबर 280 पे देखिए। ठीक है, पेज नंबर 280 पे आ जाइए। क्वेश्चन क्या रहेगा, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मुगलों के अधीन समुद्री व्यापार के स्वरूप को बताइए। यानी जो मुगल थे, ठीक है, जो मुगल थे वहाँ पर मुगलों के अधीन जो समुद्री व्यापार था वह किस प्रकार का होता था। देखो एक ध्यान रखना, यहाँ पर जो हेडिंग है दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी हेडिंग बनेगी, मैं एक बार बोलोगे तो बता देता हूँ, रिपीट मत करना, कोई पूछना मत, क्योंकि रिकॉर्डेड रहेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखो पहला जो रहेगा पहली हेडिंग क्या बनाओगे, भूमिका। भूमिका के बाद क्या लिखोगे, भूमिका के बाद बताना समुद्री व्यापार वो लिखोगे। पहली हेडिंग क्या बनाओगे, समुद्री व्यापार। उसके बाद कौन सी हेडिंग बनाओगे, तटीय व्यापार। उसके बाद क्या बनाओगे, आयात और निर्यात। आयात और निर्यात में क्या बताओगे कि आयात निर्यात को ना आप डायग्राम से बनाना, किन चीज़ों का आयात होता था, किन चीज़ों का निर्यात होता था। फिर लिखना पुर्तगालियों का आगमन और पुर्तगालियों ने कैसे ही भारत के समुद्री व्यापार पर एक प्रकार से कब्जा कर लिया और उन्होंने कौन कौन सी नीतियां अपनाई, और बाद में निष्कर्ष लिख देना। इससे क्या होगा, ये सारी हेडिंग के साथ आपका दिल्ली सल्तनत में जो
समुद्री व्यापार था वह कैसे होता था, ये आपका पूरा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखिए क्वेश्चन जो दूसरा हमारा, मुगलों के अधीन समुद्री व्यापार के स्वरूप पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, भूमिका। तो भूमिका को आप कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनिए। 16वीं शताब्दी के आरंभ में ही भारत के पश्चिमी भागों में पुर्तगाली आकर के बस गए थे। यानी 16वीं शताब्दी से अगर देखेंगे तो भारत के पश्चिमी भागों में, पश्चिम भाग का मतलब क्या होता है, हमारा गोवा का जो इलाका है उसको हम पश्चिम बोलते हैं। यानी कह सकते हो कि गुजरात, गोवा, ये जो हमारा इलाका है, यहाँ पर क्या हो गए थे, पुर्तगाली आकर के बस गए थे। 17वीं शताब्दी के दौरान कौन, फ्रांसीसी, डच और अंग्रेज व्यापारी भी व्यापारिक गतिविधियों में शामिल हो गए थे। इस प्रकार से भारत की व्यापारिक गतिविधियों में कई यूरोपीय देश शामिल हो गए। यानी कह सकते हैं कि 16वीं शताब्दी में सबसे पहले यहाँ पर पुर्तगाली, उसके बाद फ्रांसीसी, डच और अंग्रेज जो व्यापारी थे, या कह सकते हो कि ब्रिटेन के जो व्यापारी थे, वो गतिविधियाँ ज़्यादा शामिल हो गए थे। यद्यपि समुद्री व्यापार की अगर मैं बात करें तो लंबी दूरी के समुद्री व्यापार में कई प्रकार की अनिश्चितताएं और खतरे थे। यानी जब समुद्री व्यापार किया जाता था, अगर लंबी दूरी का समुद्री व्यापार किया जाता था, उसमें बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता था। कई बार समुद्री व्यापार में वस्तुओं को लूट लिया जाता था, सामानों को लूट लिया जाता था, और कई बार जैसे नाव पलट जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, इस प्रकार की बहुत प्रकार की अगर देखोगे तो समस्याएं भी बनी हुई थी। इन अनिश्चितताओं को देखने के कारण पोत बंधक निर्णय की शुरुआत की गई। देखो क्या हुआ कि मुगलों ने क्या किया कि अगर आप समुद्री व्यापार करते हो, ठीक है सुनना मेरी बात को, अगर आप समुद्री व्यापार करते हो और समुद्री व्यापार करते समय अगर आपकी माल को किसी ने लूट लिया समुद्र में, या आप दुर्घटना हो गई, तो क्या होता था कि राज्य आपको क्या देगा, ऋण देगा, ताकि आपकी स्थिति सुधर जाए। जैसे आज होता है कि किसी के लोग हम क्या करवाते हैं, अपनी गाड़ी की क्या एक प्रकार से बीमा करवा लेते हैं, उसी प्रकार से कहते हो कि व्यापारियों को भी क्या ऋण की शुरुआत की गई। और विशेषकर जो समुद्री व्यापारी होते थे उनको ऋण दिया जाता था, कि क्योंकि समुद्री व्यापार जब लंबी या लॉन्ग डिस्टेंस का जब समुद्री व्यापार चलता था तो उसमें बहुत ज़्यादा खतरे बने हुए थे। ठीक है, और लॉन्ग टाइप का जब समुद्री व्यापार किया जाएगा तो उसमें क्या थे, बहुत ज़्यादा खतरे बने हुए थे। तो इन खतरों से बचने के लिए क्या किया गया था कि वो खतरे न रहे, या कह सकते हो कि इन खतरे इस प्रकार के न रहे, तो उनको ऋण की शुरुआत की गई। यह एक प्रकार का सट्टेबाजी निवेश था, यह एक प्रकार का सट्टा था, उस समय काफी प्रचलित था। यानी उनको एक प्रकार से ऋण देना, एक प्रकार से कह रहे हैं कि जो सल्तनत है, या कह सकते हैं मुगल है, एक प्रकार से सट्टा लगा रहे हैं, क्योंकि वैसे ही जो समुद्री व्यापार उसमें बहुत ज्यादा खतरे हैं और आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती रहती थी। ठीक है, इसमें ब्याज की दर 14 से 60% तक होती थी। यानी जो समुद्री व्यापार होता था उसमें मुगलों को क्या 14 से क्या होता था 60% तक का क्या मिलता था, ब्याज मिलता था। यह राशि किसी खास स्थान पर जा रहे जहाज़ों में निवेश की जाती थी। ब्याज की दर यात्रा विशेष के खतरों पर है। देखो आपको जो ब्याज मिलेगा सल्तनत से या मुगलों से जो मिलेगा, वो जब आप जा रहे हो तो आपके रास्तों पर खतरे कितने हैं, उस खतरों का अनुमान लगा करके ही इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता था, निर्धारित किया जाता था। यानी जब समुद्री व्यापार होता था तो खतरे कितने ज़्यादा हैं इसको ही लगा करके क्या होता था, आपको ऋण मिलता था और आपकी ब्याज दर भी उसी से निर्धारित की जाती थी। सभी तरह के नुकसान और खतरों से ऋणदाता को प्रभावित ही होना पड़ता था। देखो ऋण जरूर मिलता था समुद्री व्यापारियों को, लेकिन एक प्रकार से क्या होता था, उनको ही हानि लाभ कई बार उठाना पड़ता था। तो पहली जो हमारी हेडिंग रहेगी वो क्या होगा, तटीय व्यापार। और हम मुगल काल में तटीय व्यापार या समुद्री व्यापार को पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें देखो पहली हेडिंग क्या रहेगी, तटीय व्यापार। ध्यान सुनिए, लंबी दूरी और यातायात के तीव्र गति के साधनों का अभाव था। अगर देखोगे तो लंबी दूरी के जो यातायात साधन होते थे उनका ज़्यादातर अभाव था, जिसके कारण अंतर प्रांतीय व्यापार समुद्री व्यापार के रास्तों से होता था। अंतर प्रांतीय जो व्यापार होता था वह समुद्री रास्तों से। ये कह रहे हैं कि मान लो, ध्यान से सुनना, कि गुजरात से हमें कोई चीज़ बंगाल भेजनी है, अगर हम बाई रोड भेजेंगे तो काफ़ी समस्या होती थी। क्या होता था कि यातायात के साधन सही नहीं थे, इसलिए हम क्या करते थे कि अगर हमें गुजरात से अगर कोई वस्तु को बंगाल भेजनी है तो हम क्या करेंगे, गुजरात से व्यापारी केंद्रों से ले आएंगे। यानी गुजरात से लेकर के चलोगे, गुजरात आते हुए ये आपको समझ लीजिए कि गुजरात, महाराष्ट्र, ये आपका इसे लाते केरला और तमिलनाडु से लाते हुए उड़ीसा और यानी तमिलनाडु उड़ीसा से लाते हुए आप इस रास्ते से यानी पूरा समुद्री इलाके से इस तरफ घुमा करके चीज़ों को लाओगे। समझ रहे हो ना कि क्या होता था, क्योंकि हमारे जो
दो कह सकते हो यातायात के साधन है, यानी जो हमारा कह सकते हो कि जो सड़क मार्ग था वह सड़क मार्ग काफ़ी बेहतर नहीं था। इसलिए क्या होता था कि जो हमारा व्यापार होता था भारत में भी, अगर कोई चीज़ गुजरात से हमें बंगाल भेजनी है तो उसके लिए भी हम क्या करते थे, तटीय वाला व्यापार करते थे। यानी जो इलाका है हमारा, इस मान लीजिए कि यहाँ गुजरात से अगर कोई चीज़ चली, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा होते हुए तमिलनाडु और यानी केरला तमिलनाडु होते हुए हम क्या उड़ीसा के रास्ते से लाते हुए यहाँ पर गुजरात में उसको लेकर के आते थे। इसका रीज़न था क्योंकि हमारा जो स्थल मार्ग था वह काफ़ी अच्छा नहीं था, इसलिए इसका यूज किया जाता था। पश्चिमी तट पर तटीय व्यापार ज़्यादा गतिशील था। पश्चिमी तट किसको बोलते हैं मैं बता देता हूँ। हमारा जो पश्चिमी तट है उसको बोलते हैं कि केरला से लेकर के, जो केरला से लेकर के और जो यहाँ पर है गुजरात का जो हमारा समुद्री इलाका है, इसी को बोलते हैं, क्या बोला जाता है उसको, मैंने आपको क्या बताया, ये पश्चिमी तट है, ठीक है, इसको पश्चिमी तट बोला जाता है। दूसरा जो हमारा है तमिलनाडु वाला जो इलाका है और विशेषकर जो उड़ीसा वाला, जो इस बंगाल वाला जो साइड लगती है, जो समुद्री इलाका है, इसको बोला जाता है पूर्वी तट, ठीक है। तो पश्चिमी और पूर्वी तट को भूलना मत, ठीक है। कहाँ पर हम बात करें, कभी तुम पश्चिमी को पूर्वी कर दो, पूर्वी को पश्चिमी कर दो तो इससे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मत करना। देखो जो हमारा पश्चिमी तट होता था उस पर तटीय व्यापार काफ़ी गतिशील था। हालांकि पूर्वी तट पर भी काफ़ी व्यापारिक गतिविधियां होती थी। दोनों तटों पर व्यापारिक गतिविधियां विभिन्न तरीकों से संगठित थी, यानी दोनों जो हमारे तटीय व्यापार थे, तटीय जो इलाके थे, उन पर जो व्यापारिक गतिविधियां काफ़ी थी। पश्चिमी तट पर समुद्री डाकुओं का खतरा था। देखो पश्चिमी तट पर समुद्री डाकुओं का खतरा क्यों है, क्योंकि इसी साइड पर गोवा है और पुर्तगाली बैठे हुए हैं। देखो क्या है कि पश्चिमी तट पर ही गोवा लगता है और गोवा में क्या है, पुर्तगालियों का केंद्र है। यहाँ से जो माल जाता था पुर्तगाली इसको लूट लेते थे समुद्री व्यापार में। इसलिए क्या होता था, यहाँ पर डाकू कौन है, ये पुर्तगाली जो लोग होते थे, जो लोग रास्तों में लूट ले, उन्हों को बोला जाता कि जैसे आप जहाज से ले जा रहे हो कोई चीज़ खाने पीने का, वो लूट लेगा, तो उन्हें को बोला जाता है डाकू लूट लेते थे, ठीक है। अतः इस रास्तों पर से जाने वाले जहाज़ों को कारवां में जाते थे। कारवां का मतलब होता है कि आप ग्रुप में जाओ। अब मान लो कि मैं अकेले जहाज लेकर जा रहा हूँ, मुझे कोई लूट लेगा। अब मैं 25 जहाज के साथ जा रहा हूँ, तो 25 जहाज हैं, 25 लोग हैं, तो क्या होगा, कारवां का मतलब होता है आप एक, कारवां का मतलब ये समझ लीजिए कि आप ग्रुप बना करके जाओ। एक जैसे आपने देखा होगा कि अगर मैं आपको बता दूं, जैसे भारत में अगर ट्रक चलते हैं, अगर आपको ट्रक लेकर के जाना है, केरला से कन्याकुमारी तक जाना है, तो आप अकेले नहीं जाओगे ट्रक लेकर के, बल्कि 4, 5, 6 लोग ना आपके साथ रहेंगे। देखा होगा भारत में अभी जो ट्रकें चलती हैं, 6, 7, 8 ट्रकें एक साथ चलती हैं। इसका रीज़न ये होता है कि अगर कोई एक ट्रक लेकर अकेला जाओगे तो आपको कोई लूट सकता है, आपको कोई आपका माल लूट लेगा। तो इसे कि साथ में अगर ग्रुप में जाओगे तो आपको सुरक्षा बनी रहेगी। कारवां का मतलब होता है कि आप एक ग्रुप बना करके जहाज जाते थे, ताकि उनको डाकुओं के खतरे जो है वह कम से कम आशंका बनी रहे। वहीं पूर्वी तट पर पूरे वर्ष छोटी छोटी नौकाओं से व्यापार होता था। यानी जो हमारा पूर्वीय तट था वो बहुत ज़्यादा चलता नहीं था, बल्कि वहाँ पर छोटी छोटी जो नावें होती थी उससे व्यापार होता था। मई और सितंबर के बीच में पश्चिमी तट पर सुरक्षा के साथ कारवां बनाकर व्यापारियों का जहाज गोवा से कोचीन और गोवा से खंभात के बीच में 3 बार चक्कर लगाते थे। यानी कह सकते हो कि मई और जो सितंबर का महीना होता, पश्चिमी तट पर डाकुओं का बड़ा खतरा होता था। यहीं पर पुर्तगाली बैठे हैं। अगर आपको गुजरात से अगर कोचीन जाना है, यानी केरला वाला सेंटर पर जाना है, तो आपको कारवां बना करके जाना पड़ेगा, नहीं तो बीच में गोवा वाले इलाके पर यहाँ पर लूटपाट हो जाती थी, ठीक है। इसलिए क्या होता था, कारवां बनाकर यानी साथ में गैंग बना करके जाते थे। खंभात जाने वाले कारवां में विभिन्न आकारों में लगभग 200 से 300 जहाजें साथ जाते थे। यानी कह सकते हो कि जब एक कारवां बना करके जाते थे तो लगभग 200 से या 300 से ज़्यादा जहाजें एक साथ जाती थी, ताकि उनको समुद्री जो डाकू हैं, जो समुद्री लुटेरे हैं, वह उनको प्रभावित ना कर सकें। इसमें बहुत अधिक प्रकार के सामान ले जाते थे। देखो भारत में जो यहाँ पर क्या व्यापार होता है, ध्यान से सुनिए। गेहूं, तेल, दाल, चीनी, कपड़े और विभिन्न प्रकार की जो फुटकर चीज़ होती है। फुटकर समझते हो कि जैसे हमारे यहाँ पर जो आप परचून की दुकान या जिसे जहाँ पर मिलता है, फुटकर का मतलब होता है खुली जो चीज़ें बेची जाती हैं, ठीक है। 2 ही प्रकार की चीज़ें बिकती हैं, एक तो होता है थोक में या बड़ी मात्रा में जब चीज़ें बिकती हैं, दूसरा फुटकर या खुली चीज़ें हैं, ठीक। उसको फुटकर व्यापार ज़्यादा होता था, जिसमें गेहूं है, तेल है, दाल है, चीनी है, कपड़े हैं, विभिन्न प्रकार की फुटकर वस्तुएं ले जाती थी। कोचीन और गोवा के बीच में कारवां इतने बड़े नहीं थे, इसमें बहुत अधिक प्रकार के सामान ले जाए जाते थे। मलक्का और पूरब जाने वाले जहाज श्रीलंका के समीप कहीं मिलते थे और फिर बंगाल और कोरोमंडल तक के
नौकाएं उन्हें सुरक्षित कोचिन पहुंचा देती थी। यानी क्या होता था कि लोग एक दूसरे से सहयोग करते हुए जाते रहते थे, एक दूसरे का सहयोग लेते थे और कारवा बना करके जाते थे। लगभग 200 से 300 जहाजें एक ग्रुप में जाती थी, क्योंकि नहीं तो डाकुओं का बड़ा खतरा बना रहता था। बंगाल के तटीय शहरों में कोरामंडल तट से होकर के तांबा, जीतन, जिंक, टीन, तंबाके, मसाले और छींट के कपड़े और जाते थे। छींट के कपड़े मतलब होता जो कपड़े होते जिनमें छींटे पड़ी रहती, उनको बोलते हैं छींट का कपड़ा। ठीक है। उड़ीसा के तटीय शहरों में कोरोमंडल और मालाबार के तटों से संबंध था। विजयनगर और गोलकुंडा में लाया गया कपड़ा, अनाज, लोहा, इस्पात और अन्य वस्तुएं कोरोमंडल बंगाल के रास्ते पहुंचती थी। अब मान लो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को अगर कुछ भेजना होता था ना, ये लोग भी जहाज से भेज रहे हैं, समुद्री से। आप ऐसे समझ सकते हो कि विजयनगर और बहमनी को बंगाल में अगर कोई चीज़ भेजनी है तो लोग क्या करते थे कि समुद्री व्यापार करते थे, इन बीच के रास्ते नहीं पकड़ते थे। अब इसी से समझ सकते हो कि बीच की स्थितियां कितनी खराब रही होंगी या आने जाने के संसाधन कैसे रहेंगे कि ये लोग समुद्री व्यापार कर रहे थे, कि भारत में ही करना है तो समुद्री व्यापार यूज कर रहे थे। तटीय व्यापार का मतलब होता कि जो भारत के में ही जो तटीय क्षेत्रों से व्यापार होता था, उनको हम बात करें। ठीक है। देखो, तटीय व्यापार सिंध, खंभात, गुजरात, मालाबार, बंगाल, कोरोमंडल और इनके क्षेत्रों में काफ़ी मात्रा में चलता था। गुजरात और बंगाल में रेशमी कपड़ों का निर्यात किया जाता था। यानी गुजरात और बंगाल के से रेशमी कपड़ों का निर्यात होता था। तैयार किए गए कपड़ों के अलावा सूती और रेशम के कपड़ों की बहुत अधिक मांग थी। यानी सूती और जो रेशम के कपड़े होते थे उनकी मांग क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। अगला जो हमारा रहेगा समुद्री व्यापार क्या रहेगा, तो समुद्री व्यापार यानी मुगल काल का समुद्री व्यापार देखिए। प्रमुख समुद्री मार्ग अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हुआ करते थे। अब यहाँ पर जो प्रमुख मार्ग क्या है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हुआ करते थे। क्योंकि क्या हुआ, देखो मुगलों ने भी गुजरात को जीता है, लेकिन लंबे समय तक गुजरात को कंटिन्यू नहीं कर पाते थे। इसलिए कह सकते हो कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जो होता था, इनका मुख्य व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। और ठीक है, और देखो पहला समुद्र उत्तर आने वाले समुद्री मार्ग जैसे खंबात है, सूरत है, ठट्टा से होकर के फारस की खाड़ी और लाल सागर में मिलता था। यानी इनका जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र समुद्री मार्ग था वो क्या था, फारस की खाड़ी और लाल सागर से मिलता था। दूसरा अगर देखोगे कोचीन और कालीकट से होकर के यहाँ पर व्यापार होता था। यानी दूसरा जो व्यापारिक केंद्र था। अगर देखोगे ऑस्ट्रिया और यूरोप के देशों में वस्तुओं की आपूर्ति की जाती थी। ये कहाँ बोलते, यूरोप के देशों में यहाँ से भी व्यापार होता था। आशा अंतरीय खोज के बाद यूरोप के देशों का नए अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने निर्भर रहना नहीं पड़ता, इसके बदले भारत और दक्षिण एशियाई देशों से सीधे व्यापार करने लगे। यानी अगर देखोगे जो समुद्री व्यापार था वो मध्य एशिया और दक्षिण एशियाई देशों के साथ मुगल जो थे वह क्या करते थे, समुद्री व्यापार किया करते थे। भारतीय व्यापारी काफ़ी मात्रा में पूर्वी समुद्री मार्ग से चीन और इंडोनेशिया के द्वीप समूह के साथ व्यापार में आ रहे थे। यानी भारत के जो व्यापारी थे वह क्या थे, काफ़ी समय से क्या पूर्व समुद्री मार्ग का यूज करते थे और चीन और इंडोनेशिया तक क्या करते थे, वो व्यापार किया करते थे। हुगली मछलीपट्टनम ये जो था, जो हुगली था, जो मछलीपट्टनम है, ठीक है, यहाँ से क्या होता था, यहाँ से सीधे आचिन और यहाँ पर मलक्कल वस्तुएं भेजी जाती थी। व्यापारी मलक्का और यहाँ के रास्ते चीन और कह सकते हैं चीन तक क्या करते थे, व्यापार हो रहा था। यानी चीन कह सकते हो, चीन और दक्षिण एशिया के साथ, चीन के साथ दक्षिण एशिया के साथ यूरोप के साथ क्या होता था, समुद्री व्यापार हो रहा था। कि मुगलों के अगर व्यापारिक केंद्रों में अगर देखें, यानी समुद्री व्यापार में जो व्यापारिक गतिविधियाँ चल रही थी। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन रहेगा जो आपका कई बार क्वेश्चन आता है, वैसे भी मैं आपको समझा देता हूँ, आप समझ लीजिए सिर्फ। ठीक है, समुद्री व्यापार ये रहा, इसमें जो आपका रहेगा ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। देखो अगला जो क्वेश्चन है, समुद्री व्यापार में पुर्तगालियों की भूमिका क्या रहेगी। आपको अभी मैंने पुर्तगालियों के बारे में काफ़ी अच्छा सा बताया कि पुर्तगालियों के आने से क्या हुआ कि भारत की जो व्यापारिक स्थिति है या समुद्री जो व्यापार था उसमें काफ़ी तरक्की आई, क्योंकि पुर्तगालियों के पास अच्छे जहाज़ हैं, अच्छे बोट्स हैं, तथा वो व्यापार को जानते भी थी कि समुद्री व्यापार कैसे किया जाता था। और एक प्रकार से कह सकते हो कि भारत में जो पुर्तगाली थे उन्होंने एक प्रकार से कह सकते हो कि उन्होंने पूरा वर्चस्व जमा लिया था। ठीक है, उन्होंने क्या कर लिया था, अपना पूरा वर्चस्व जमा लिया है। और व्यापारिक में अगर समुद्री व्यापार में देखोगे तो पुर्तगालियों ने एक प्रकार से क्या कर दिए थे, झंडे गाड़ दिए थे। और पूरा जो समुद्री व्यापार था उन्होंने एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत में तो पूरा कह सकते हो कि उन्होंने पूरा
पूरा समुद्री व्यापार अपने कब्जे में ले लिया था और एक प्रकार से उनका डंका बजता था। लेकिन जैसे जैसे मुगल सल्तनत आई, या कह सकते हो कि अन्य जो विदेशी कह सकते हैं जैसे डच हैं, फ्रांसीसी आए, तो इनको थोड़ी समस्या हुई, ठीक है। लेकिन पुर्तगालियों की स्थिति अगर देखोगे फिर भी समुद्री व्यापार में काफ़ी बेहतर बनी रही, ठीक है। तो इनके अगर जो समुद्री व्यापार होता था, पुर्तगालियों की जो स्थिति है वह काफ़ी बेहतर बनी रही, ठीक है।